नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था। इस कंपनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उन्होंने कमेंट भी किए थे। तो उसी के बारे में चर्चा करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है मदारसान सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले दो बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि इस कंपनी इंडिया के 40% मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है, और वो भी किसके ऊपर? वायरिंग सेगमेंट के ऊपर। तो आप खुद ही देख लीजिए, इसका मार्केट सेगमेंट जो है वायरिंग्स के ऊपर, वायरिंग्स प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो कितना है? 40% मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी जरूर आप बोल सकते हैं। इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस इसीलिए है कि इस कंपनी के ऊपर जो इसका जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। जो कंपनी ने इसको डीमर्ज किया, और डीमर्ज करने के बाद कंपनी अलग बना, और इस कंपनी इंडिविजुअली अभी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे आपको दिखाना है वो है, इस कंपनी के ऊपर खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी का प्रोमोटर। पहली बात देखिए, प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है। देखिए, पहले 2022 में इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर का होल्डिंग था 61% के आसपास। और ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैं आपको मार्किंग करके थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे, देखिए 61% के आसपास होल्डिंग था, और इनमें से प्लेजिंग था प्रोमोटर के पास 19%। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर 15% के ऊपर कोई भी कंपनी के ऊपर अगर प्लेजिंग दिख रहा है तो उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा खतरा बन सकता है। अभी प्लेजिंग होता क्या है वो पहले समझ लीजिए। बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर के इस डेटा के बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में बता दूं कि जो प्लेजिंग का जो सिचुएशन है, मतलब प्लेजिंग क्या है मैं आपको बता दूं। प्लेजिंग एक्चुअली, मान के चलिए आप बैंक से लोन लिया। बैंक से आपने क्या किया? 1 लाख रुपया लोन लिया, और बैंक से जब लोन लिया तो आपको बैंक ने क्या कहा कि आपके घर के जो मतलब कागजात है उसको जमा करना पड़ेगा। मान के चलिए आपके घर के कागजात आपने जमा किया, और मान के चलिए आप 1 लाख रुपया बैंक को लोन चुका नहीं कर पाए, मतलब बैंक को लोन नहीं दे पाए। तो आप कहेंगे सर मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं पैसा नहीं डाल आपको दे पाऊंगा। तो जो आपका घर का कागज बैंक के पास है वो वो जब्त कर लेंगे। तो यही इसी चीज को कहा जाता है प्लेजिंग, मतलब जो आपने गिरवी रखकर लोन उठाया, तो उसी को कहा जाता है प्लेजिंग। तो कंपनी तो कुछ खुद के प्रॉपर्टीज को गिरवी नहीं रख सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, खुद के जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उस होल्डिंग को गिरवी रखते हैं। कंपनी ये कहता है कि मेरे पास जो होल्डिंग्स है, शेयर का जो होल्डिंग्स है, उस शेयर को आप गिरवी रखिए और उसके बाद आप प्लेजिंग दीजिए। देखिए, आपके पास मान के चलिए आप टोटली 10 लाख रुपया का टोटल आपका पोर्टफोलियो बन चुके हैं, मतलब आप 10 लाख रुपया का टोटल नेटवर्क बना चुके हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, अलग अलग कंपनी के ऊपर निवेश करके। तो आप कहेंगे सर मुझे भी क्या लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आप उस मतलब आपका जो होल्डिंग्स है उसको लेकर आप बैंक में जाएंगे, तो आपको जीरो लोन मिलेगा। उस होल्डिंग को आपको प्लेस रखना होगा, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, फिर भी आपको जरूर मिलेगा। तो मान के चलिए आप स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर है, तो आप आपका होल्डिंग को प्लेस करके आप इंटरडे काम करना चाहते हैं, तो आपके पैसे को प्लेस करके आप एक्स्ट्रा लोन लेकर आप काम कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी ब्रोकर के माध्यम से। तो ये सारी चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने क्या किया, अभी वो प्लेसिंग को जीरो कर दिया। मतलब अभी जो प्लेसिंग है, आप ध्यान से देखेंगे इस प्लेसिंग को, तो टोटली वो जीरो हो गया। तो प्रोमोटर का जो प्लेसिंग है वो जीरो हो गया, इसका मतलब कंपनी का प्रोमोटर बहुत हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए एफआईएस के पास, डीएस के पास, सबके पास होल्डिंग्स भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। इस कंपनी का कहने का कोई जरूरत नहीं है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहा है। उस बेसिस में कंपनी का जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, और एक बोरिंग्स भी बढ़ा मगर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, और इसी बेसिस में कंपनी का जो कैश फ्लो है, जहाँ पे आपको कंपनी का कर्जा देखने को मिला था, पहले 68 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो कंपनी ने रिपेमेंट किया, और इस बार फिर से 74 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। मुझे लगता है नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है, नेक्स्ट जो ईयर आने वाला है, वहां पे कंपनी इसको रिपेमेंट भी जरूर करेगा। तो इस खासियत पॉइंट के कारण कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर पहले एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। उसके बाद फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव किया, और अभी देखिए फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न बना? कप विथ हैंड पैटर्न बना। फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, मगर इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल मुझे नहीं दिखा।
तो ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं कैंडल दिखा, जिसके लिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। देखिए मैं रूल्स को हमेशा फॉलो करके चलता हूँ। तो आप कहेंगे सर आप कहाँ पे ट्रेड एंट्री लेने वाले हैं? देखिए इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट होगा तो मैं मान के चलिए मैं एक बार लाइन ड्रॉ करके आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा इस कैंडल के ऊपर, अगर कोई भी क्लोजिंग कैंडल देगा ग्रीन कैंडल, तो मैं उसके ऊपर जरूर एंट्री लूंगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन करीबन 80 रुपीज के आसपास। तो एंट्री लेवल से भी अगर मान के चलिए एंट्री लेवल से भी अगर मेरे टारगेट यहाँ तक हो तो मुझे 20% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर सोच रहे हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRCTC। देखिए IRCTC इंडिया के सबसे बड़ा ऑनलाइन टिकट बेचने वाला, ऑनलाइन कैटरिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो ऑनलाइन कैटरिंग नहीं है, ट्रेन में कैटरिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। और कंपनी का सिर्फ कैटरिंग का बिजनेस नहीं है, रेलवे टिकट से लेकर बुकिंग, होटल बुकिंग से लेकर और साथ ही साथ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से लेकर तो कैटरिंग सर्विसेज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर है। अगर मैं इसका डिवीजन दिखा दूं तो आप ध्यान से देखना, इस कंपनी का जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से है। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस के ऊपर, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर्स के ऊपर, स्टेट जो तीर्थ है उसके ऊपर, साथ ही साथ टूरिज्म पैकेज के ऊपर। तो टूरिज्म पैकेज जो है वो हर जगह पे आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के जो टोटल आप देख सकते हैं रेलवे नीर जो प्लान्स है वो 8.3 करोड़ के आसपास यूजर इसको यूज करते हैं। और IRCTC जो ऑफर दे रहा है वन स्टॉप सॉल्यूशंस, जो कंपनी का नया प्रोजेक्ट है टूरिज्म का, वो भी कंपनी ऑफर करे आपको। और कंपनी का जो सर्विसेज है वो आप देखेंगे तो मोबाइल जो कैटरिंग्स है, मतलब 391 जो पेंटी कार्स है उसके ऊपर कंपनी आपको जो मतलब कैटरिंग्स का बिजनेस है उसको वो प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो मेनली रेवेन्यूज आते हैं वो इंटरनेट टिकट के माध्यम से। जो इस सेक्टर में दो ही प्लेयर प्रॉफिटेबल में है, एक IRCTC, दूसरा इजी प्लानर। ये दोनों ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। कैटरिंग बिजनेस में 27% रेवेन्यू जनरेट होते हैं। रेल नियर मतलब जो वाटर का बॉटल है उसमें 9%, टूरिज्म पैकेज में 8% और स्टेट टीथ के ऊपर 2%। तो कंपनी का सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस जो है चल रहा है वो ऑनलाइन टिकट बिजनेस के ऊपर। तो कोई भी लोग सोच रहे हैं कि मान के चले से मेरे सर मैं इजी प्लानर के माध्यम से कोई भी रेलवे का टिकट खरीदारी करूंगा, तो क्या उसका फायदा IRCTC को होगा? बिल्कुल होगा। कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपको टिकट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली आपको IRCTC के माध्यम से ही टिकट बेचेगा, मतलब एक डायरेक्टली कमीशन आपको IRCTC को देना ही पड़ेगा। इतना बेनिफिट कंपनी यहाँ पे कर रहा है। एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है, बड़ा ग्रोथ लेकर चल रहा है। आप देख सकते हैं जो रेलवे गवर्नमेंट है एक बजट पास किया। 27% बजट जो है वो यूनियन बजट है और वो भी इस तरीके से कैटरिंग और टूरिज्म बिजनेस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि 400 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिलेगा। तो जितना वंदे भारत ट्रेन्स ज्यादा दिखेगा तो उसमें डायरेक्टली कंपनी को फायदा मिलता है। फायदा क्या है आप ध्यान दीजिएगा। वंदे भारत में एक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप ट्रेन में टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको जो खाने पीने का चीज है उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा। चाहे आप खाना खाए ना खाए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा वहां पे देना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए फायदा है। जो लोग खाना खाना नहीं चाहते हैं ट्रेन में तो उसके लिए तो वो तो नुकसान है ऑब्वियसली, तो कंपनी के लिए फायदा है। ये सारी चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो इसी में छुपे हुए हैं। इसलिए कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम जबरदस्त है। ROC ROE दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और कंपनी का पी रेशियो तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कभी भी उतना कमियां देखने को नहीं मिलेगा कि कंपनी ने बहुत बड़ा नुकसान झेला। तो कंपनी के जो एक्सपेंस है उसको मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए एक टाइम 33 करोड़ था, उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बना 159, उसके बाद 226, उसके बाद 295। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। जैसे FS और DS ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया। होल्डिंग इसलिए बढ़ा है क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। मैं पहले बोल चुका हूँ कि कंपनी गवर्नमेंट जो टारगेट रखा है रेलवे गवर्नमेंट को और भी ज्यादा पुश करने के लिए, उसका डायरेक्टली फायदा IRCTC को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, देखिए एक ट्रेड पहले यहाँ पे बन चुके हैं। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट का टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो टारगेट कितना मिला, 24% के आसपास टारगेट मिला। सेकेंड जो ट्रेड अभी मेरा कंटिन्यू रहेगा
वो नेक्स्ट जो लेवल है वो लेवल कुछ करीबन 26% के आसपास टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। उसके लिए देखिए एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट कंफर्म किया और अलग लेवल का यहाँ पे अपट्रेंड देखने को मिला है। तो इजी तरीके से मुझे लगता है वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है रेल आरबीएनएल। तो आरबीएनएल भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर सबसे खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी बहुत ज्यादा एमओयू साइन कर रहा है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट को साइन कर रहा है। उसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है कंपनी का 200 वंदे भारत का ऑर्डर। 200 वंदे भारत का ऑर्डर कंपनी को भी मिला है और उसके साथ साथ बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिल रहा है। तो इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर जो खासियत पॉइंट है, कंपनी के सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा कर्जा ज्यादा दिखेगा। कर्जा इसीलिए लिया गया कि कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट अच्छा खासा मिला है। तो टोटल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे आप एक चीज को ध्यान देंगे तो कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट कितना मिला। कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट मिला 1100 करोड़ के आसपास। और कंपनी का कितना पैसा रीपेमेंट करना है, मतलब जो जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, जिससे वो उधारी लिए है, तो उसको कितना पैसा देना है 146 के आसपास। तो 1100 करोड़ और 146 करोड़, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1300 करोड़। तो कंपनी के इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। क्या उस पैसा कंपनी के हाथ में है? बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का फिलहाल के जो सिचुएशन है वो कंपनी के हाथ में सेम टू सेम पैसा है। तो कंपनी कर्जा क्यों उठाया? देखिए कंपनी जो कर्जा लिया इस बार, कंपनी हाईएस्ट कर्जा इस बार जनरेट लिया, उसके पीछे एक ही रीजन है, कंपनी का कर्जा लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा देखिए लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए छोटा मोटा कर्जा है। लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए लिया गया क्योंकि कंपनी को जो वंदे भारत का प्रोजेक्ट मिला वो 1 साल के लिए नहीं, एटलीस्ट 5 से 6 साल के लिए है। तो इसीलिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया। और इसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में म्यूचुअल फंड ने क्या किया था, बाइंग किए थे, उसके बाद सेल ऑफ किया हायर लेवल में, फिर से धीरे धीरे करके बाइंग किया जा रहा है। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का सिचुएशन देखने को मिला। यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे टारगेट होने के बाद में फिर से एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, उसके ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कप विद हैंडल पैटर्न फिर से बने तो फिर से मैं यहाँ पे एक एंट्री जरूर लूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज सोच समझ कर काम करेगा। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट कंपनी उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसके ऊपर फाइनली डेट आ चुके हैं कंपनी का स्प्लिट का। तो स्प्लिट का अनाउंसमेंट कब हुआ? 10 तारीख को जनवरी में। और एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर मिलेगा, 2 शेयर देने वाला है कि इसका फेस वैल्यू 10 है और उसको 5 बनाने वाला है। इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।